कि हम डिस्कस कर रहे थे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाय चंदन, नवल, आ जाइए आप लोग, पहले आ जाइए। अंकित, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, इतने आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बताइएगा एक बार, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो ये बताओ, कमेंट करके बताओ। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है, चल रहा है लाइव सेशन कि नहीं चल रहा है वो भी बता दो। यहां से तो चल रहा है, बहुत बढ़िया। नमस्ते जी। हाँ अभी आज नाउ आई एम फीलिंग बेटर, मतलब कीर्ति लास्ट 2 days में आई वाज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। बहुत बढ़िया, चल रही है तो बताओ फटाफट से, क्लास बताओ अगर चल रही है तो। यस, शो हो रहा है, सब बढ़िया है। चलिए तो फिर आ जाइए, 2 मिनट में शुरू करते हैं कहानी आज की। एनसीएफ पढ़ेंगे, इतनी जल्दी परेशान मत हो जाया करो यार, हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फटाफट से। और ये जो हिंदी मीडियम के नोट्स के लिए जो लोग दुखी हैं, कुछ ही समय वेट कीजिए, कुछ समय मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ है नोट्स जो है। हालांकि हमने सोचा था नेक्स्ट बैच से देंगे, बट इसी बैच में जब तक ये खत्म होगा उससे पहले आपको कोशिश रहेगी कि मिल जाए जो नए बैचेस हैं। बाकी तो इतना कुछ है अगर आप काम करते हैं तो। बहुत बढ़िया। हाँ अभी नाउ आई एम फीलिंग मच 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 बेटर। डेट आ गया है सीजी टेट का। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आस्था, रिकॉर्डेड वीडियोस देख के। हाँ आ जाइए, टेस्ट का डिस्कशन हो पाएगा क्या? कर सकते हैं बट अननेसेसरी हो जाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पे इतनी फ्री सीरीज चलाई हुई है, और यहाँ आप टेस्ट दीजिए, आंसर देखिए, और जहाँ जो जरूरी क्वेश्चन होते हैं वो साथ में मैं चैप्टर के डिस्कस भी कर लेती हूँ। एनसीएफ शुरू करेंगे, आ जाओ फटाफट। अच्छा सपना कह रहे हैं आज आप क्यूट लग रही हैं, बस सपना यही सुनना चाहते थे हम। थैंक यू सो मच, मजाक कर रही हूँ। 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे अंकिता। हाँ नहीं, लास्ट 2 days आपकी हुई नहीं क्लास, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अभी आज से कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, सारे काम हो जाएंगे, हमारे पास इनफ टाइम है। एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, पेपर आता दिखेगा तो परेशान क्यों होते। परेशान होने से कौन सी समस्या हल हो पाई है आज तक, ये बता दीजिए बस, फटाफट से बताइए। यार डिपेंड करता है, पेपर में अगर इम्पेयर्ड लिखा रहा है तो इम्पेयर्ड आप यूज करेंगे, और डिसेबिलिटी लिखा रहा है तो डिसेबल्ड आप यूज कर लेंगे, कोई दोनों में कोई समस्या नहीं है ना। कुल मिला के आपको सेंसिटिव रहना है, विकलांग नहीं यूज करना है, दिव्यांग यूज करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इंग्लिश नहीं बन पाता, मेहनत कीजिए इंग्लिश में फिर, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बचपन से आप पढ़ पढ़ के ही पास हुए हैं, वही सब चीजें आती हैं। सीडीपी तो चलो फिर भी कह देंगे नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बाकी सब्जेक्ट्स आपने कभी ना कभी तो चाहे कम या ज्यादा मात्रा में पढ़े तो हैं ही। हिंदी पूरी हिंदी लिखी हुई है, थोड़ा क्या, पूरी हिंदी लिखी हुई है, टेंशन क्यों लेते हो भाई। चलो पहले आज हिंदी में 5 प्रिंसिपल्स करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे, डोंट वरी। एनसीएफ का सेकंड सेशन है ये, एनसीएफ पे 3 सेशन लग जाएंगे, मतलब एक और सेशन लगेगा इसके बाद, जिसमें हम एनसीएफ कंप्लीट कर पाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें
एनसीएफ में हमने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अगर किसी ने मिस किया तो वो रिकॉर्डेड क्लास आप देख लेना, क्योंकि पहले हो चुकी है वो क्लास, मतलब 2-3 दिन पहले ली थी, फ्राइडे को हुई थी आई थिंक आपकी वो क्लास, तो आप इतने वो कर लेना डिस्कस, वो देख जरूर लेना, उसके बाद ही आपको ये कहानी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है जी, जितना कराया जा रहा है उतना तो करो पहले, तब तो आगे की बात करेंगे। फॉर्म कब से फिल होंगे? देखो सितंबर में शुरू हो जानी चाहिए कहानी, सितंबर आ ही गया है, कल सितंबर ही है आपका। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत की। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट जिसमें कैसे करिकुलम होना चाहिए इस पे चर्चा की गई है, एनसीएफ 2005। ठीक है, इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। कितने? 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मेन सिद्धांत हैं गाइड करने वाले, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत जरूरी है, इन पे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आ जाता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, और एनसीएफ के लगभग सभी सवाल, सभी क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं 5 सिद्धांतों के आसपास घूमते हैं। तो ये अगर मार्गदर्शक सिद्धांत आपने अच्छे से कर लिए, अगर ये मार्गदर्शक सिद्धांत आपको अच्छे से पता है, मतलब पूरा एनसीएफ इन्हीं सिद्धांतों पे बेस्ड है एक तरह से, अगर देखा जाए तो ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं इन्हीं पे आधारित है आपका जो एनसीएफ है ना। चलिए समझते हैं क्या कहानी है, हो जाएगा स्मृति बिल्कुल। ठीक, ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हिंदी में इंग्लिश में पहले इनको समझेंगे, इनके 5 लिटरली ये क्या कहते हैं उनको समझेंगे, और फिर एक एक को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर हम 5 के 5 देखें, पहले हिंदी में देख लेते हैं, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है जी, अगर देखें तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर, पहला क्या है, ज्ञान को यानी नॉलेज को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। जो भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो। आप सर्दियों की बात कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा अनुभव बच्चे को याद दिला सकें जो उसने वास्तविकता में अनुभव किया हो, वो अपनी रियल लाइफ में देखा हो, किसी मूवी में देखा हो। मतलब आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, किताबी बात, किताबी भाषा तक ही नहीं रुकना, आपको नॉलेज को स्कूल के बाहर वाली जिंदगी, क्योंकि एनसीएफ चाहता है कि जितना कंफर्टेबल बच्चा घर पे महसूस करता है उतना ही कंफर्टेबल वो स्कूल में आकर के भी महसूस करे, यानी वो एकदम रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें समझे। एनईपी हम कर चुके हैं, जिसने नहीं देखी अब क्या कर सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट, सुनिश्चित करना कि अधिगम की रटने की विधियों से परे हो, यानी जो सीखना है, अधिगम मतलब जो लर्निंग है वो रोट लर्निंग से अलग हो, यानी रट्टा नहीं है लर्निंग के रट्टे लगवा दिया आपने। तीसरा सिद्धांत क्या है, तो आपका सिलेबस, आपका करिकुलम इसी तरह से डेवलप्ड हो कि उसमें रटने के कम और सीखने के मौके ज्यादा मिले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, यानी जो आपका करिकुलम है वो होलिस्टिक हो, वो कंप्लीट हो, वो ऐसा हो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करे, चहुमुखी विकास की बात करे, जो बच्चे के दिमाग, दिल, शरीर सबको जोड़ करके सीख सके, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी एस्पेक्ट जो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ रहे थे वो सब पूरे हो सके, यानी उसका दिमाग भी इन्वॉल्व हो, उसका दिल यानी उसके इमोशंस भी और उसके फिजिकल एक्टिविटी भी, तो वो एक्टिवली सीखे, सक्रिय रूप से सीखे। फिर आता है 4th पॉइंट, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, यानी जो आपके एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन है, अभी कहां हुआ अमृता, जो एग्जामिनेशन है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है और जो कक्षा कक्ष का जीवन है उससे जोड़ देना है। ठीक, फिर क्या है 5वां गाइडिंग प्रिंसिपल, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना, यानी एक ऐसी डेमोक्रेटिक इमेज बने बच्चे की, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं हम, यानी सभी की आवाज का महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक यानी सभी की, डेमोक्रेसी जहां सबको आजादी हो अपनी बात कहने की, तो ऐसी आइडेंटिटी बच्चा डेवलप करे जो हमारी लोकतांत्रिक नीति है, जो हमारे बेसिक वैल्यूज हैं आरूही हमारे देश में, वो सब उसके अंदर डेवलप हो सके, वो एक एनरिच्ड आइडेंटिटी बने। कौन? बच्चा, है ना, बच्चा एक एनरिच्ड आइडेंटिटी बने। चलिए आते हैं
इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, ये 5 के 5 आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लगेगा इनको याद रखने में, हालांकि अभी देखेंगे। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो भी आप ज्ञान स्कूल में दे रहे हैं वो जीवन के बाहर, स्कूल के बाहर उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ऐसा करिकुलम बनाओ, ऐसी एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड कराओ जो सिलेबस के बाहर जाए, जो स्कूल के बाहर जाए, जो किताबों के बाहर जाए, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ जाए। कुल मिला के बात यही हुई है ना। किताबों में भाषा भी ऐसी इस्तेमाल होनी चाहिए जो बच्चे को तुरंत समझ में आ जाए, जो रियल लाइफ वाली लैंग्वेज हो। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी informed by caring concerns within the डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, यानी अगर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है हमारी कंट्री का, जो पूरा एक सिस्टम है, उसके अनुसार एक ऐसी एनरिच्ड आइडेंटिटी बने कि बच्चा डाइवर्सिफाइड हो, वो सभी जो भी कल्चर हैं, जो भी हमारे मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, हमारे देश में जो चीजें चलती हैं, उनको समझ करके एक कंप्लीट आइडेंटिटी बना सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, यानी जो आपके एग्जामिनेशन है, जो पेपर है, वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो, उसमें रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी हो, डर ना बने बच्चे के अंदर पेपर से। दूसरा आपको क्या करना है, एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, और जो क्लासरूम में सीखा है बच्चे ने वो चीजें उससे जुड़े। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई बात ही नहीं हो रही है, क्लासरूम में जो एक्टिविटी हो रही है उससे बात ही नहीं हो रही है, बस किताबी भाषा की बात आप पेपर में करते हैं, रट्टे लगवाते हैं बच्चों से और उगलवा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये एक बात हुई। लास्ट है एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, रट्टे से दूर जा सके लर्निंग। 2 प्रकार की लर्निंग है, एक होती है एक्टिविटी सेंटर्ड या रियल लाइफ लर्निंग, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है रोट लर्निंग। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हम बात लर्निंग की, अधिगम की, सीखने की कर रहे हैं, किसकी, लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 तरह से हो सकती है मेजरली, वैसे तो कई प्रकार हो सकते हैं। एक है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम, कि आप जो सीख रहे हैं उसका कुछ मीनिंग हो, है ना, वो आपके जीवन से जुड़े, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण क्या होगा, जो आपके जीवन से जुड़ पाए। ठीक, तो अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रोट लर्निंग। दूसरा टाइप हो गया रोट लर्निंग, रट्टा। तो हमें रट्टे से बचना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कहां से आया कुछ नहीं पता, ये नहीं करना। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रटना कह लीजिए, या इसको तथ्यात्मक अधिगम भी कह देते हैं। रटकर सीखना लिख लीजिए आप, रटकर सीखना। इसको बिग नो है ये, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, और मीनिंगफुल लर्निंग जो कि कॉन्टेक्स्ट में होगी, क्या होगी, संदर्भ में होगी। संदर्भ मतलब जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं, संदर्भ से जोड़ रहे हैं। कि आप गांव के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक मूवी का ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को समझा जा सके। अगर आप खेती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे पाए जो उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए बच्चों को समझ में आ सके एटलीस्ट। ठीक है, तो संदर्भ से जोड़ेंगे, लाइफ से जोड़ेंगे तो मीनिंगफुल होगी लर्निंग, अर्थपूर्ण होगी, उसका कोई मायने होगा आपके लिए, भूल नहीं पाएंगे जीवन भर। लेकिन अगर रट के सीख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो रट के सीखने को अधिगम नहीं कहता एनसीएफ, बिल्कुल बड़ा बड़ा मना करेगा। एनसीएफ कहेगा रोट लर्निंग नहीं करनी है। आपने सुना होगा रटंत विद्या चलंत नहीं, ये लगभग हर एक जगह पे लागू होती है। कोई भी नई स्कीम आएगी, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहेगी, रट के सीखने पे बल कोई भी नहीं देना चाहता। ये पुरानी बात हो गई जब हम रट्टे लगवा रहे थे, बट सच तो ये है कि हमारे देश में आज भी ज्यादातर टीचर्स रटवाते हैं और ज्यादातर बच्चे रट के काम चला लेते हैं। कई लोग तो गणित तक रट लेते हैं, गणित के सवाल भी रट जाएंगे, एज इट इज थ्योरम की थ्योरम रट जाते हैं, है ना। क्या करें, उस तरह से नहीं सिखाया जाता। तो मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है, यानी रियल लाइफ लर्निंग पे फोकस करना है। अब इनको एक एक करके अगर फिर से भी आप समझना चाहें, वैसे तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूं। शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अधिगम को क्या करना है, और रटने की बजाय संदर्भ में सीखने पे बल देना। इसका मतलब तो यही हुआ, वैसे हिंदी में लिखा हुआ था पर बल देना, यहां तक तो देख ही पा रहे होंगे आप। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, रटवाना नहीं है बच्चे को,
नो से नो टू रोट लर्निंग। रट्टा नहीं चाहिए, किताबों में जो लिखा हुआ है पेपर में एज इट इज उगल नहीं देना है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एग्जांपल्स देने हैं, अपने तरीके से किसी बात को कहना है ना। जब आप किताबी ज्ञान को सिर्फ रट नहीं रहे हैं, उसको जीवन से जोड़ दे रहे हैं, तो वो काम का है। अगर आपने सिर्फ रट लिया, ये कहता भी है एनसीएफ कि डू नॉट मिसअंडरस्टैंड नॉलेज विद इंफॉर्मेशन, यानी कि आप ज्ञान को सूचना से मत रिप्लेस कीजिए, यानी knowledge, do not understand or connect knowledge to information या as information. Do not understand information as knowledge, यानी ज्ञान को सूचना नहीं, सूचना को ज्ञान नहीं समझना है। ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि प्याजे की थियरी में कितनी स्टेजेस हैं। हाँ बिल्कुल श्वेता, मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के जीवन से जोड़े जाएं। जब एग्जांपल्स पे हम बात करते हैं तो वो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। तो जो सूचना है उसको ज्ञान ना समझा जाए, यानी भाई सूचना और ज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? सूचना और ज्ञान में अंतर ये है, इंफॉर्मेशन वो है जो भी आपने कुछ फैक्ट्स दिमाग में भर लिए, या कोई भी तथ्य हैं जो भर लिए हैं आपने दिमाग में। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? प्याजे की कितनी स्टेजेस है? आपने कहा 4। आपसे पूछा क्या क्या नाम है? आपने कहा एसपीसीएफ। एसपीसीएफ बोले तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हुआ रटना, ये हुई इंफॉर्मेशन। अब अगर इसी को आपके जीवन से जोड़ दिया जाए तो ये नॉलेज बन जाएगी। तो मुख्य अंतर, जो मेन डिफरेंस है नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच, वो है कि जो जीवन से जुड़ जाए, जो कॉन्टेक्स्ट में हो, जो मीनिंगफुल हो, वो नॉलेज है। और जो मीनिंगफुल नहीं है वो क्या है? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है ना। अब कोई कह रहा सिर्फ हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश वाले कहां जाएंगे? हैं? सबको अपनी मनमानी करनी है, ये तो नहीं चल पाएगा ना। फोकस समझने में होना चाहिए। सूचना को ज्ञान ना समझा जाए, ये एनसीएफ कहता है ना। सेम बात हिंदी में लिख रही हूं, हिंदी वालों को आंसू आ गए अब तक। सूचना को ज्ञान न समझा जाए, ठीक है जी, क्लियर है। सूचना और ज्ञान अलग अलग हैं, यानी रोट लर्निंग से शिफ्ट करना है, रट्टा नहीं लगवाना है बच्चे को। मतलब शिफ्ट करना है लर्निंग को रोट मेथड से, रटने से नहीं, एक्टिवली सिखाना है। रोट लर्निंग का मतलब है पैसिव लर्निंग हो रही है, बच्चे बस रट्टा लगा रहे हैं पैसिवली। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें जो वो चतुर रामलिंगम है ना, वो पता नहीं क्या 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 बोल देता है, रट्टा हुआ है, क्योंकि जो रट लिया वही रट लिया, दिमाग का इस्तेमाल उसमें नहीं है, लाइफ का यूज उसमें नहीं हुआ है। तो लर्निंग को पैसिव नहीं बनाना, रोट होते ही पैसिव हो जाएगी। आपको लर्निंग को एक्टिव बनाना है, सक्रिय अधिगम होना चाहिए, यानी बच्चे को सक्रिय रूप से सीखना चाहिए, ना कि निष्क्रिय रूप से। ठीक है, बच्चे को क्या है? सक्रिय रूप से सीखना है, ना कि निष्क्रिय रूप से। किससे? सक्रिय रूप से, निष्क्रिय नहीं, पैसिव नहीं। जब बच्चा बैठ के रट रहा है तो वो पैसिव है, वो प्रॉपर एक्टिव नहीं है। लेकिन जब वो लाइफ से जोड़ के, कुछ प्रैक्टिकल करके, कुछ एक्टिविटी करके, अपने एग्जाम्पल सोच के, अपने जीवन से जोड़ के ग्रुप में सीख रहा होगा, तब वो एक्टिव होगा। ठीक है, जरूरत नहीं है तनु अभी सिर्फ जितना करा जा रहा है ना उतना कर लो, अभी किताब के चक्कर में मत पढ़ो। देखिए, क्लास नोट्स ले सकते हो आप अगर आपको लेने हो, मतलब आपको लगता है ये लेनी चाहिए। फिर आता है घुमा फिरा के बात एक ही हो रही है। अगर आप देखें घुमा फिरा के बात एक ही हो रही है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये मैं दे चुकी हूं आपको, ये पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, तो इसको देख के परेशान मत होना, है ना। अभी जो पहले दिए थे वो 5 के 5, ये वही सेम है, इन्हीं को एक्सप्लेन किया जा रहा है बस। ठीक है, यानी ज्ञान को बाहरी जीवन से या वास्तविक जीवन से जोड़ना, ज्ञान को
वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो क्लासरूम में सिखाया जाए वो रियल लाइफ लर्निंग होनी चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर आप खेती के बारे में सिखा रहे हैं तो रियल एग्जांपल दीजिए। किसी बच्चे के पापा फार्मर हैं तो उसको क्लासरूम में बुला लीजिए, उनके पापा को बुला लीजिए, या बच्चे से पूछिए उसके क्या अनुभव हैं। कुछ और किसी के डॉक्टर हैं तो उससे बताइए, जोड़ के बताइए चीजों को। तो ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना आवश्यक है, ठीक है। यही है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड लर्निंग, लाइफ आउटसाइड दी स्कूल। तो आपको नॉलेज को किससे कनेक्ट करना है? लाइफ, बाहर के जीवन से जोड़ देना है, स्कूल की बाहर की दुनिया से जोड़ देना है। क्योंकि बच्चा हमेशा स्कूल में रट करके तो रहेगा नहीं, उसको वास्तविक जीवन में जाना है। वास्तविक जीवन में जाना है तो उसको रियल लाइफ प्रैक्टिकली चीजें करना आना चाहिए। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी पढ़ा कि जो लर्निंग है, अभी हम कह रहे हैं 6th क्लास से कोडिंग सिखाओ बच्चे को, उसको इंटर्नशिप कराओ, वोकेशनल स्टडीज, थोड़ा वो कुछ सीखे, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ऐसा नहीं है डिग्री तो सबके पास है, प्रैक्टिकली किसी को काम करने को आता नहीं है ना। हमारे देश में अभी स्थिति क्या है? लोगों को रोजगार नहीं है, और जब जो रोजगार देने वाला व्यक्ति है, यानी कोई भी मान लीजिए जो कंपनी चला रहा है, या हम लोगों को कई बार जरूरत होती है चीजों की कि कुछ लोग चाहिए जो काम कर सकें, तो वहां ट्रेंड काम करने वाले लोग नहीं है ना। तो कहने को नौकरी नहीं है, और जो नौकरी देने वाले हैं उनको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मतलब स्किल की कमी है, मतलब रियल नॉलेज की कमी है, रटने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है जी, पूजा इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सिंपल है, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। यानी क्लासरूम से जोड़ दो, जो क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रही हैं, जो क्लासरूम एक्टिविटीज हो रही हैं, जो बच्चा सीख रहा है क्लासरूम में, उससे जोड़ दो। एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रट्टे वाला हो, है ना। क्लासरूम एक्टिविटीज से कनेक्टेड हो क्या? एग्जाम्स, रियल लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए एग्जाम, और ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है साल में एक बार बोर्ड होंगे, अगर उसमें फेल तो उसमें फेल, है ना। मौके मिलने चाहिए बच्चे को, उसको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाए वो इस बीच उसको उसके आचार के भी नंबर मिले, मतलब जैसे वो रहता है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के नंबर मिले, उसको लिखने के नंबर मिले, कभी FA हो रहे हैं, कभी टर्म टेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड नहीं होनी चाहिए, पेपर का डर ना हो बच्चे में, भय ना हो, वो आराम से सीखे। आपने देखा सिलेबस भी टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है स्कूल्स में। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, साल में एक बार पेपर होंगे और ईयरली एग्जाम में सारा सिलेबस आएगा। आजकल वैसा नहीं होता। आजकल क्या होता है, हाफ ईयरली में इतना आ गया, FA में इतना आ गया, इन दोनों FA में जो आया वो हाफ ईयरली में आ गया, अब थर्ड FA में 2 चैप्टर आएंगे, फिर 4 चैप्टर आएंगे, हद से हद 6 चैप्टर आ जाएंगे, 16 के 16 नहीं आएंगे फाइनल में। तो ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे बच्चे का भय खत्म हो, किस चीज का? पेपर को लेकर के डर ना बैठ जाए उसके अंदर। क्योंकि पेपर आकलन का तरीका है कि कैसे सीखता है बच्चा, क्या सीखा है, कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब होना चाहिए, है ना। इसलिए पेपर लिया जा रहा है, इसलिए एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि बच्चे को डराना है, धमकाना है, उसको बिल्कुल डर भर देना है, एग्जाम फियर ला देना है उसके अंदर। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, टू एनरिचिंग दी करिकुलम, यानी आपकी जो पाठ्यचर्या है वो इतनी समृद्ध, इतनी बेहतर, इतनी एनरिच्ड होनी चाहिए, सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। यानी जो भी करिकुलम है, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में हो रही है, करिकुलम मतलब ऑल एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द स्कूल एनवायरमेंट। तो ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी गतिविधियां, चाहे वो क्लास में पढ़ाई हो, चाहे वो एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो आपकी प्रेयर क्यों ना हो असेंबली में सुबह, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जानी चाहिए। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, यानी सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है उतना ही नहीं, बच्चे को रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आती हो, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग आता हो किसी चीज का। ठीक है, तो जो इतनी भी एक्टिविटीज है, जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाए, वो जीवन से जुड़े, कुल मिला के वही बात है, जिससे बर्डन कम हो बच्चे पे और वो खेलते कूदते हंसते गाते सीख जाए। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। यानी एक ओवर राइडिंग आइडेंटिटी को आप नर्चर कर रहे हैं। ओवर राइडिंग आइडेंटिटी यानी वो बच्चा जो हमारी कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है जो हमारे देश की, उसके लिए एक यूनिटी का काम करे। बच्चा ऐसा निकले स्कूल से जो अपने आप में कंप्लीट आइडेंटिटी हो, जो देश को जोड़ने की बात करे, तोड़ने की बात ना करे, जो भेदभाव ना करे, जो अपने आप में डेमोक्रेटिक होना क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इस चीज को समझ पाए। है ना निधि, आज तो लाइव देख रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कामना कौन सा एग्जाम दे रहे हो, पूरी मेहनत करो। ठीक, तो जो देश में चल रहा है, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पर्सनैलिटी हम बना सकें, ये है कुल मिला के 5वां पॉइंट। तो ये थे 5 पर्सपेक्टिव्स, या हम इनको गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्सव की तरह मनाओ एग्जाम को, बट ऐसा हो नहीं पाता, सच ये है। कुछ जगह पे ऐसा होने भी लगा है ना। अरे सब कुछ होगा शिवानी, क्यों टेंशन लेते हो, सारे टॉपिक्स होंगे एक एक करके,
दुखी क्यों होते हो? टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग, रटने से शिफ्ट कर दो, नॉलेज को आउटसाइड स्कूल से जोड़ दो, ज्ञान को इंटीग्रेट कर दो, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाओ, करिकुलम को ऐसा बनाओ कि किताबों के बाहर जाए और एक नर्चरिंग ओवरराइडिंग आइडेंटिटी क्रिएट हो। ये थे आपके 5 प्रिंसिपल्स, जिनको हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में सब में डिस्कस हमने कर लिया है। मतलब फारसी में तो नहीं किया, हिंदी इंग्लिश में कर लिया है। अगर एक और पॉइंट हम यहां समझे, द फीलिंग ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड की जो भावना है, एंड रिवॉर्ड शुड बी लिमिटेड। ना तो बहुत ज्यादा दंड देना है बच्चे को और ना ही बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देना है। बेसिकली दंड तो देना ही नहीं है, बट वो जो फीलिंग है कि उसको दंड जैसा महसूस हो रहा है वो भी लिमिटेड होना चाहिए, कि आप बुरा भी कम महसूस होने दे रहे हैं और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी आप कम महसूस होने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हर बात पे आप कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये नहीं होना चाहिए। आप समय समय पे कुछ कुछ अंतराल पे आप कहते हैं कि वेरी गुड, शाबाश, तो उसमें अच्छा लगेगा बच्चे को। गलती पे आप कहते हैं अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, आप और इंप्रूव कर सकते थे, तो पनिशमेंट भी उसको हर टाइम नहीं फील करानी, तो लिमिटेड वे में फील करानी है, दोनों ही चीजें। ठीक है, वैसे तो सजा देना बनता ही नहीं है, आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट तो अलाउड ही नहीं है, बट इसकी फीलिंग भी, ऐसा महसूस भी हो, उसको खराब भी महसूस ना हो, तो सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। कि बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, या तो हम डर से कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम लालच से कुछ काम कर रहे हैं, दोनों ही गलत तरीके हैं। करना क्या चाहिए, आउट ऑफ लव आना चाहिए, आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखना है किसी चीज को। ये डर से क्लास नहीं ली जा रही है ना। आप लोग हैं, जिस दिन ली जाती है, जिस दिन नहीं ली जाती तो नहीं ली जाती है ना। अगर हम बात करें तो इसलिए थोड़ा ना है भाई, एग्जाम आएगा तो ऑफकोर्स ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं हो रहा कि कोई कहेगा बहुत बढ़िया, शाबाश, या ये काम इसलिए भी नहीं हो रहा कि कोई कहेगा अरे हम नहीं पढ़ रहे आपसे, आप तो छुट्टी कर देते हो 2 दिन, है ना। दोनों में से कोई रीजन नहीं है। जब डिस्कशन अच्छे से हो सके, जो जरूरी है काम उसको किया जा सके, तो ना तो पनिशमेंट ना तो रिवॉर्ड, आउट ऑफ लव चीजें होनी चाहिए, आउट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के साथ चीजें होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सजा पे भी बच्चा डिपेंडेंट ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा पनिशमेंट देंगे तो एक टाइम के बाद पनिशमेंट का डर खत्म हो जाएगा, वो कहेगा पीट लो जितना पीटना है ना, या दिखा लो आंखें जितनी दिखानी है, क्या कर लोगे। अब तो स्थिति ये है कि टीचर्स को कहा जाता है तुम तो अब हाथ पैर तो लगा नहीं सकते भाई, मुर्गा मुर्गी तो बना नहीं सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, हमने लास्ट क्लास में देखा था आरटीई वाली, है ना। और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दोगे तो फिर रिवॉर्ड की भी वैल्यू नहीं है भाई। जो चीज एक्सेस में हो जाती है, अति का भला कुछ भी नहीं होता ना, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, आपने भी सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो अति का भला जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी एक्सेस में अच्छा नहीं है, तो ना तो पनिशमेंट एक्सेस में अच्छी है ना रिवॉर्ड एक्सेस में अच्छा है, नहीं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर आप बच्चों को हर जवाब पे एक चॉकलेट दे देते हैं तो उस चॉकलेट की वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। कोई कह रहा है टॉय एज कौन सी है, अभी जिन बैचेस में हुआ ही नहीं है डेवलपमेंट का चैप्टर, तो वो बेकार में परेशान ना हो। 3 से 6 वर्ष, अगर आपको 1 नंबर चाहिए पेपर में, इसको अलग अलग लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, इसको मुझे ही वो करने में क्या कहेंगे, इसका पूरा रिसर्च करके पेपर के अनुसार देखने में समय लगा था। पहले मुझे भी कंफ्यूजन होती थी इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष, और ये फाइनल है, रीड में पूछा गया, आंसर की में भी यही आया और होना भी यही चाहिए, क्योंकि टॉय एज वैसे देखोगे तो 5 वर्ष तक भी हो जाएगी, इन्फेंसी भी हो जाएगी, है ना। और अगर आप इस तरह से देखोगे तो अर्ली चाइल्डहुड होनी चाहिए कायदे में। ठीक, खैर आते हैं। जेपी नायक ने एजुकेशन का एक ट्रायंगल दिया है, ये पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और डीट प्लस बी में भी पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जा सकता है। जेपी नायक हैज डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रायंगल दिया गया। ट्रायंगल मतलब 3 हिस्से हो, जिसके 3 पक्ष हो, 3 पहलू हो। पहला है इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को क्या कहेंगे भाई, बताओ इक्वालिटी को क्या कहेंगे, बराबरी, है ना। समानता, क्या कहेंगे, समानता, यानी इक्वल स्टैंडर्ड्स रखे जाएं, हर बच्चे को बराबर की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, फिर क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी भी अच्छी हो एजुकेशन की, यानी गुणवत्ता भी अच्छी हो, यानी एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। नवल कह रहे हैं जब हम लोग 10वीं और 12वीं में थे तो रट के टीचर खुद आते थे और हम लोग को भी रटने के लिए बोलते थे, लेकिन आज हम लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन जब हम शिक्षक बनेंगे तब समस्या हम झेलेंगे और अपने छात्रों को ऐसा नहीं होने देंगे। सिंपल बात है भाई, क्या कर सकते हो आप, जो आपके साथ जीवन में गलत हुआ हो वो आप किसी और के साथ ना करें, ये आपका धर्म होना चाहिए जीवन में, है ना। आपको अगर बुरा लगता है कि आपके साथ कोई चीटिंग करे, आपसे कोई झूठ बोले, है ना, या आपके सामने कोई मैनिपुलेशन करे, आपके सामने कोई गलत चीज हो या आपके साथ हुई हो, तो आपके हाथ में क्या है कि आप जीवन में वो चीज किसी और के साथ ना करें। भाई अगर मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है तो एटलीस्ट मैं इतना इंश्योर करूंगी ना कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूंगी,
यही है मेरे हाथ में। तो उसी तरह से यहां पे ध्यान रखना है, ठीक, कि इक्वालिटी यानी बराबरी, कि हम बच्चों को बराबर ट्रीट कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, है ना, और क्वांटिटी यानी कि मात्रा में भी प्रॉपर उसको अच्छी मात्रा में भी शिक्षा मिल सके। तो ये तीनों ही चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तक एजुकेशन बेहतर पहुंचे, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और इक्वालिटी का ध्यान रखा जाए। क्या रखा जाए? इक्वालिटी का ध्यान रखा जाए, ठीक है, इक्वालिटी का ध्यान रखा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने भी हमको पीटा था तो हम भी तुमको पीटेंगे, है ना। जैसे वो नहीं होता सास बहू सीरियल में आप देखते हो कि हमारे साथ, रियलिटी में भी होता है ऐसा बहुत जगह, कि हमारे साथ गलत हुआ था तो हम भी अपनी बहुओं के साथ गलत करेंगे, ठीक है, या हम भी अपनी फलाने के साथ गलत करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें क्या नहीं समझ में आने वाली बात है? अगर आपने ये सोच लिया कि समझ में नहीं आ रहा रंजना, अंग्रेजी लिखी हुई है क्योंकि जस्ट सामने, तो कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है, पेपर में भी अंग्रेजी आएगी। हाँ, यूट्यूब पे क्लास है आज। इक्वालिटी मतलब सभी को समान मान करके शिक्षा दी जाए। सभी बच्चे हैं, चाहे कोई किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, नहीं हो कमजोर, बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, किसी भी रंग का दिखता हो, किसी को कोई परेशानी हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सभी को अधिकार है कि उनको एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, यानी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिल सके। फिर तेजस्वी तीसरी बात आती है क्वांटिटी की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो आप इसको EQQ से याद रख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहा है आप में से कोई। EQQ इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया JP नायक के एक्सक्लूसिव एजुकेशन के ट्राइंगल के लिए, यानी इक्वालिटी समानता, क्वालिटी गुणवत्ता और क्वांटिटी यानी मात्रात्मकता के साथ एजुकेशन देश में पहुंचनी चाहिए। भारत के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बनाया है। या रिवॉर्ड आप दे सकते हो संध्या, रिवॉर्ड आप दे सकते हो। रिवॉर्ड ऐसा है कि आप शुरुआत में किसी को किक स्टार्ट देने के लिए, जैसे बाइक जब स्टार्ट नहीं हो रही होती मान लो सेल्फ से, तो आप किक मारना शुरू करते हैं, तो वो किक के जैसा है कि सेल्फ स्टार्ट जो खुद से नहीं कर पा रहा उसको शुरुआत में रिवॉर्ड दे दो तो वो शायद करने लगेगा। बीच में कहीं अटके तो कुछ लोग रिवॉर्ड से करने लगते हैं। तो रिवॉर्ड कभी कभी यूज कर सकते हो, नहीं तो इंटरनल होनी चाहिए मोटिवेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस पे हम अभी बात कर रहे थे कि लर्निंग एंड नॉलेज की जब बात हो तो सर्वांगीणता की बात करें हम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के दिल दिमाग यानी उसके सर्वांगीण विकास की बात करें, उसके चहुमुखी विकास की बात करें। 9 बजे क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है निशा। अगर हम बात करें द करिकुलम शुड फोकस ऑन दी होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास पे फोकस हो। करिकुलम का जो पाठ्यचर्या है वो बच्चे के चहुमुखी विकास की बात करें, यानी उसके शरीर, उसके मन यानी उसकी भावनाएं, उसका दिमाग, उसके सामाजिक विकास, सबका ध्यान रखे। बच्चे ओवरऑल उसका मेंटल, उसका फिजिकल, सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो सके, ऐसी शिक्षा हो। टू एनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल्स एंड एज वेल एज विद दी पीयर इंटरेक्शन, जो अपने समूह में भी वो अच्छे से सीखेगा, ग्रुप्स में सीखेगा, तो यानी उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास भी अच्छा हो। ऐसी चहुमुखी शिक्षा हो जहां पे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सब हो सके। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी रचनात्मक अधिगम को, रचनात्मक मतलब जहां रचना की जा रही हो, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा हो, क्रियात्मक अधिगम कहेंगे जब एक्टिविटी करके सीखेगा वो। तो रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पे ही बेस्ड है आपका एनसीएफ, लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी, ठीक है। तो रचनात्मक अधिगम को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए। पाठ्यचर्या का, जिन लोगों को ज्यादा हिंदी मीडियम की समस्या है आपके लिए हिंदी मीडियम का बताएंगे, कुछ हिस्सा बनाया जाए। जब आपने बैच लिया था तो डेमो क्लास तो देखी होगी ना, प्योर हिंदी में तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया कि बिल्कुल सिर्फ हिंदी बोल रही हूं मैं। फिर आप क्यों दुखी हुए थे उस टाइम? मजबूरी में कहा गया था, आपको परेशान किया गया था। यार ऐसा तो काम हम भी नहीं करते ना कि आप आए और आप परेशान हो, तो ये तो कोई पॉइंट भी नहीं है। ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता, ना मैं चाहती हूँ ना पूरा करियर में कोई चाहता है ना। रचनात्मक अधिगम को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए, ठीक है, यानी जहां एक्टिविटी हो, जहां कंस्ट्रक्ट
करें बच्चे नॉलेज को, लर्निंग ऐसी हो जो कंस्ट्रक्टिव हो, यानी करके सीखे, बच्चा एक्टिवली लर्न करे। डोंट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, ये बात हमने थोड़ी देर पहले ही की है कि आपको सूचना को ज्ञान से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, यानी गलत फहमी ये नहीं रखनी है कि यदि कोई सूचना आपके दिमाग में गई है तो वो नॉलेज कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसको सारी थियरीज रटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है ना। उसको पढ़ाने को कहो, पता लगेगा, हो सकता है वो नंबर बहुत अच्छे ले आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे से उस बात को समझा पाए, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, वो मियर इंफॉर्मेशन है। समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया राखी, बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग। चलिए, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? जेपी नायक पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जेपी नायक ने एजुकेशन के ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कही हैं, तो आपको याद रखना है, इक्वालिटी की बात की है उन्होंने, क्वांटिटी की बात की है और क्वालिटी की बात की है। ठीक है जी? अच्छा लोग, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं है उसमें, है ही नहीं भाई। या तो ये पूछेगा एजुकेशन का एक्सक्लूसिव ट्रायंगल किसने दिया, आप कहेंगे जेपी नायक जी ने दिया। क्या क्या था उसमें? तो इक्वालिटी थी, क्वांटिटी थी और क्वालिटी थी। और की पॉइंट्स क्या हैं इसके? तो लर्निंग एंड नॉलेज कैसी होनी चाहिए, अधिगम और ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन को नॉलेज से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। एनसीएफ में बात हुई है, जैसे ये कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि किस किस की बात हुई है। जैसे वर्क एंड एजुकेशन हो गया, जिसको हम कार्य शिक्षा बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ पीस की, फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं साइंस, फिर आता है कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की पैरवी की है, उसको भी समझेंगे। वर्क एंड एजुकेशन यानी क्रियात्मक शिक्षा, यानी जिसमें आप कुछ ऐसा करने को दे रहे हैं जिससे वो कुछ वोकेशनल चीजें सीख पाए। कुछ मान लीजिए कारपेंटर वाला काम ही है, तो वो करके उसको सीखे, कुछ बना के लाए, मतलब जिससे ऐसी चीजें वो करे जिससे उसको कल को साथ साथ एजुकेशन में उसने कुछ काम किया है जो रियल लाइफ में उसके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा काम आप उसको सिखा पाए कि वो अपनी जीविका यापन तो कर ले कल को एटलीस्ट। फिर है स्टडी ऑफ पीस, शांति के लिए शिक्षा। ऐसी आइडेंटिटी बच्चे की बने कि बिल्कुल अभिषेक हेल्पफुल है आपको सभी जगह पे, ऐसी आइडेंटिटी बने जो पीसफुल हो, जो नेशन के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छी हो, हित में हो राष्ट्र के। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो बच्चा इसको भी पढ़े, है ना। शारीरिक शिक्षा आपने पढ़ा होगा 11वीं में, 12वीं में कभी तो पढ़ा ही होगा, 8वीं में पढ़ा होगा। आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा, ताकि उसका मन, उसका सौंदर्यात्मक यानी एस्थेटिक सेंस भी डेवलप हो। सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान वो पढ़े, साइंस यानी विज्ञान। कंप्यूटर्स आप जानते हैं, कंप्यूटर ही कहेंगे। मैथमेटिक्स यानी गणित की शिक्षा, और लैंग्वेज यानी भाषा को वो जान पाए। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में एनसीएफ में बात हुई है, इनके बारे में क्या क्या कहा गया है उसको भी हम समझेंगे। ये बस आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ सामने देखें, लैंग्वेजेस का मतलब है यहाँ भाषा से। लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? भाषा से। भाषा की शिक्षा की जब बात हो रही है किसमें? एनसीएफ में। तो एनसीएफ भाषा के बारे में क्या कह रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। हाँ, कई जगह पे कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है, ये सच है। स्टडी ऑफ पीस में शांति की बात होगी, है ना। अभी आएंगे इस पे भी, डोंट वरी। इतनी बात क्लियर है? कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो। ठीक है, क्लियर बात है। ठीक है, बच्चे की जो बिल्कुल उसके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है उसको आपको मरने नहीं देना है।
इतनी बात हम याद रख सकते हैं? नहीं, बेसिक बात है, इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं हुई है। स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं अपनी? किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो ये बताओ, मतलब किस पेपर के लिए? सिलेबस देखो, मेरिट देखो, पहले सिलेबस निपटाओ। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई भारी भारी बातें हो नहीं रही हैं। चलिए आते हैं, भाषा की हम बात कर रहे थे। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषा सूत्र को इंप्लीमेंट किया जा सके, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। त्रिभाषा सूत्र क्या है? यानी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी बच्चे को प्राइमरी लेवल तक, 3 भाषा, प्राइमरी के बाद बेसिकली मदर टंग में होती है प्राइमरी तक जो एजुकेशन है आपकी, 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा सिखाई जाए, मातृभाषा में पढ़ाई हो। बच्चे को अगर हिंदी बोलनी आती है हिंदी में सीख ले, इंग्लिश आती है इंग्लिश में सीख ले, मातृभाषा का प्रयोग करना है। ठीक, अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें तो ये फिर कहेगा कि एलिमेंट्री लेवल पे 6 to 8 के लेवल पे क्या है, 3 भाषाएं सिखाओ। एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन चलो 3 भाषाएं सिखा लो, आप प्राइमरी में भी सिखाओ, जब मन करे आप 3 भाषा पढ़ाओ 8वीं कक्षा तक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ा दीजिए। लेकिन पूछो अंशु, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस मीडियम में आप पढ़ा रहे हैं वो मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। हाँ, तबियत सच में खराब है दिव्या। फोकस ऑन ऑल स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि सभी कौशलों पे, भाषा के सभी कौशलों पे, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम सुबो पाली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबो पाली कहते हैं। यानी ऐसा नहीं सिर्फ बोलने पे ही फोकस है, सिर्फ लिखवाई जा रहे हैं, बच्चों को बोलना भी आए, उसको सुनना भी आए, उसको लिखना भी आए, उसको अपनी बात को पढ़ना भी आए, अगर किसी की कोई किताब है या जो भी इंफॉर्मेशन है। मदर टंग मीडियम रखेंगे आप और 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। 3 भाषाएं यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है कि बच्चे को हमें 3 भाषाएं सिखानी है। पहली तो मदर टंग, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही मैंने एक्स्ट्रा डिटेल आपको शेयर की हुई है कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी में भी बता दूंगी, परेशान मत होना। फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी दी, मस्ट बी दी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो भी क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है वो पहली भाषा होनी चाहिए बच्चे की। सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जहां पे हिंदी बोली जाती है वहां सेकंड लैंग्वेज होगी, पहली तो हो गई आपकी हिंदी, सेकंड लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहां सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, इसको ऐसे समझते हैं। थर्ड कौन सी होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में थर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नॉट स्टडीड एज दी सेकंड लैंग्वेज, एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती वहां थर्ड लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश और या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। चलो इसको ऐसे समझते हैं, इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस मीडियम में आप कम्युनिकेट करेंगे वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, उसकी मदर टंग होनी चाहिए, जिस भाषा में आप पढ़ाएंगे वो मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हैं यूपी में जाते हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, क्यों, क्योंकि वहां की मातृभाषा वही है। अगर हम देखें यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ऐसे समझते हैं, इसकी बात कोठारी आयोग में हुई थी, कोठारी कमीशन आया था 1964 और 66 में, त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। पहली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज यानी पहली भाषा, तो पहली भाषा होगी मातृभाषा यानी मदर टंग, मदर टंग, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज, ठीक है। मातृभाषा जो घर में बोले जाने वाली भाषा है वो पहली। सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। मान लीजिए मातृभाषा है हिंदी तो सेकेंड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश आपकी, ठीक है, ठीक। और थर्ड लैंग्वेज क्या है, कोई भी मॉडर्न इंडियन, 22 भाषाएं बोली जाती है ना, 22 भाषाएं हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। अगर हम बात करें चाहे वो आपकी मराठी हो, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, मलयालम हो, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा यहाँ तीसरी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, यहाँ पे आपकी कोई और स्कूल में जो भी लगी हुई भाषा है वो हो सकती है, ठीक है। नवाजिश काफी देर हो गई, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो हो वो मदर टंग, मातृभाषा। यदि मातृभाषा हिंदी है तो पहली लैंग्वेज हिंदी। अगर मातृभाषा मान लीजिए संस्कृत है तो पहली भाषा क्या हो गई, संस्कृत हो गई। दूसरी क्या होगी इस केस में, अगर जहां पे हिंदी नहीं बोली जा रही तो दूसरी भाषा वहां हिंदी हो गई, फिर तीसरी इंग्लिश हो गई या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तरीका है भाई, मातृभाषा अगर तमिल है तो तमिल,
दूसरी आपने हिंदी पढ़ी और तीसरी आपकी इंग्लिश हो गई या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी 3 भाषाएं आपको पढ़ानी है। क्लियर है बात? हाँ पूछो ज्योति, क्या कह रहे हो भाई? हाँ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आती है संस्कृत, बिल्कुल आती है, ये एक्स्ट्रा में है। यही बात आपको इतनी रामायण लिख करके बताई गई, आई मीन इतने सारे वर्ड्स में, यही जो बात मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताई थी। इसीलिए आप इंग्लिश देख के परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए होती है एट टाइम्स, काफी हद तक विनीता। देखिएगा, मैथमेटिक्स यानी गणित की बात करते हैं। हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की गई है एनसीएफ में, उस पर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। आपकी इजाजत हो तो करें, नहीं तो डाउट लेकर के आज का सेशन यहीं समाप्त करें। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, यानी जो गणित की शिक्षा है उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो जो बच्चे के पास संसाधन है। संसाधन क्या है? बच्चे के पास सोचना, चिंतन करना, बच्चे के पास टूल है एक, उसके पास एक यंत्र है, क्या? सोचना। आप बच्चे की सोच को जागृत कीजिए। और तर्क करना, तर्क करना, ये क्या है? रिसोर्सेज है हमारे पास। टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है उनको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना? कि हम चांद पे गए नहीं है लेकिन हमने पूरी तैयारी चांद पे जाने की कर दी है, चंद्रयान हमने बना दिया। कैसे? क्योंकि अमूर्त चीजों की भी हम कल्पना कर सकते हैं इस दिमाग से, हमारे प्यारे से। ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान, समस्या समाधान। तो गणित की शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि बच्चे की चिंतन, बच्चे का तर्क करना, यानी उसकी थिंकिंग, उसका रीजनिंग, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, नंबरों के साथ खेल पाना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना, यानी कि समस्या का समाधान कर पाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कहीं भी कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम आज की कहानी यही समाप्त करेंगे। तो गणित का जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए कि बच्चे की थिंकिंग स्किल डेवलप हो पाए, उसकी थिंकिंग को हम मैथमेटाइज कर पाए। थिंकिंग को क्या कर पाए? मैथमेटाइज कर पाए, गणितीय ढंग से सोच पाए, वो रियल लाइफ में गणित को कहां यूज करना है वो समझ पाए वो। ठीक है। उसकी रीजनिंग यानी उसका तर्क, तर्क की जो क्षमता है उसको डेवलप कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन को वो कर पाए। ठीक। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान वो कर पाए। ऐसे गणित हम सिखाएं, उसको रियल लाइफ से जोड़ करके कुछ प्रयोग कराएं। वो जो जब 2+2=4 सीखे तो दुकान पे जाकर के उसका प्रयोग भी कर पाए, जीवन में उसका प्रयोग भी कर पाए, उसको वो अप्लाई भी कर पाए उस ज्ञान को, है ना? ठीक है अनु, इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख? यहां तक की बात समझने में। अब साइंसेस की बात करेंगे। साइंसेस की बात हम कब करेंगे? कल करेंगे। अब आपका कोई डाउट है तो मैं अगले 5 मिनट आपके डाउट लेना चाहूंगी, ताकि आपको समस्या ना हो, आपको लगे कि मैं गुस्सा हूं आपसे। अरमाना यार गुस्सा मत हुआ करो, अरमाना समझा करो यार, है ना? प्रीति का देखो बर्थडे है, कितनी खुश है प्रीति आज, हैप्पी बर्थडे प्रीति। है जीवन में सारे बर्थडे ऐसे नहीं निकाल देने हैं, मेहनत करनी है। तो अगले बर्थडे के लिए ये सोचो कि इतनी मेहनत कर चुके होगे कि फिर जीवन में कम मेहनत से भी काम चल जाए, है ना? मजाक कर रही हूँ, कम मेहनत कभी नहीं होती, जीवन में हमेशा लगातार मेहनत करनी होती है, बट इजी हो जाएंगी चीजें, है ना? देखिए, और अच्छा लगेगा आपको जीवन में, आगे बढ़ के सबको अच्छा लगता है। अगर हम बात करते हैं अभी डाउट्स की, किसकी? डाउट्स की। पूछिए, आपको कोई संदेह है तो। हाँ, नहीं आपके पास 2 मिनट है, आप पूछिए, इतने फटाफट से मैं डाउट लिख लूंगी, फिर 8:30 के बाद आप नहीं पूछ पाएंगे। बहुत हैप्पी गणेश चतुर्थी जी आप सभी को भी। प्रिंस का भी बर्थडे, अच्छा हैप्पी बर्थडे प्रिंस, हर हर महादेव। अच्छा ठीक है अरुण। 5 नंबर प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चे की आइडेंटिटी ऐसी हो कि वो एक नेशन वाइड आइडेंटिटी हो, वो देश की जो हमारी क्या कहें, विभिन्नता में एकता की बात है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की बात है, इन सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर करके ऐसी आइडेंटिटी बना पाए हम उसकी कि वो जोड़ के रख पाए चीजों को, देश से जोड़ पाए, खिलाफ ना चला जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पीडीएफ बहुत ज्यादा है मैम, कौन सी किताब लें? तो आप, मेरी खुद की आती है क्लास नोट्स की एक बुक, वो ले सकते हैं। सीटेट के लिए मेरी एक बुक आती है, वो ले सकते हैं अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम में एक क्लास नोट्स की बुक जल्दी आने वाली है ना? चलिए खैर, ये तो हुई एक बेसिक सी बात। ठीक है, कोई समस्या?
नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लाइफ स्किल होगा। आइडियल एक आइडेंटिटी बन सकते, कह सकते हैं। और कोई समस्या हो तो बताओ। मेरा बर्थडे 10th को है, अभी 10 सितंबर। परसों आई थिंक उदय सर का बर्थडे। मैं हर साल भूल जाती हूँ, आप लोग याद दिलाते हो। फिर उदय सर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं उनको 2 अक्टूबर को विश करती हूँ, 2 सितंबर की जगह। देखिए एक बार, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ देखो, लैंग्वेज में सिंपल याद रखना है। अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है। वो सिंपल सी बात क्या है? 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है बच्चे को। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग। सबसे पहली भाषा मदर टंग, एमटी या रीजनल लैंग्वेज, जो भी क्षेत्रीय भाषा है वहां की। दूसरी भाषा इंग्लिश, क्योंकि मातृभाषा हम हिंदी मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये किसकी कहानी हो गई? ये 22 भाषाएं, इनमें से कोई भी एक भाषा हो सकती है जो हमारे संविधान में दी गई है। तो ये किसकी बात है? ये पहला केस है जहां पे हिंदी मदर टंग है। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, पहली भाषा मदर टंग, यानी मान लेते हैं हिंदी नहीं है मदर टंग, मदर टंग है तमिल, या मदर टंग है मान लीजिए गुजराती, ठीक है, गुजराती मदर टंग हो गई पहली भाषा। अब दूसरी भाषा कौन सी पढ़ाओगे इस केस में? दूसरी भाषा हिंदी पढ़ाई जाएगी, और तीसरी भाषा आपकी इंग्लिश या कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL। तो ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए हो गई। क्या है ये? नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए हो गई। बुक का नाम क्या है? क्लास पेडागोजी क्लास नोट्स बाय हिमांशु सिंह। आप सर्च करेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या बाहर किसी दुकान पे तो मिल जाएगी। और जो सीटेट की है वो सीटेट एंड एस्टेट पेडागोजी के नाम से हिमांशु सिंह, ठीक है। मैं कल आपको एक बार पिक्चर दिखा दूंगी, डोंट वरी, परेशान मत होइए। इतनी बात क्लियर करें। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कहीं कोई दर्द हो तो बता दीजिए, फटाफट से बताइए। कल मिलेंगे 7:30, और कभी कभार छुट्टी होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लेके दुखी नहीं होना है। अब अगर कोई रियल प्रॉब्लम है तो इतने साल हो गए हैं इतनी चीजें करते करते, कई बार तबीयत ढीली हो जाती है। अभी ताजा ताजा एक्सरसाइज शुरू की है। चलिए, हो सके तो आधा घंटा आप भी एक्सरसाइज शुरू कीजिए, बेटर फील होगा। थोड़ी जीवन में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब ऐसे हाथ पैर से लड़ने की नहीं, दिमाग से लड़ने की। चहुमुखी विकास। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐप पे नहीं, अमेजोन पे मिल जाएगा, मतलब मिल जाएंगी दोनों बुक्स, बाहर किसी भी शॉप पे भी मिल जाएंगी। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय। कोई डाउट हो बचा के रख लेना, कल फिर से पूछ लेना, जितने भी लोगों का अगर कुछ रह गया हो, है ना। चलिए, धन्यवाद।